सभी का आपके अपने चैनल लर्न हिंदी में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पद्य खंड के सभी अध्याय को समाप्त कर दिया है और हर अध्याय पे एक वन शॉट अवेलेबल है जिसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया गया है। अभ्यास प्रश्न हमने किया है, आशय भी स्पष्ट किया है, भावार्थ को समझा है हमने और पद्य खंड हमारा आज समाप्त हो गया है और सभी की वीडियो आपको अवेलेबल है। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि हम पूरे साल हमारा जो फोकस है वो मेन सब्जेक्ट पे रहता है, लेकिन हम हिंदी में बहुत कम फोकस कर पाते हैं क्योंकि मेन सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो हिंदी को भी उतना समय देना ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं दे पाते किसी कारणवश। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कम समय रह गया है एग्ज़ाम में और मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको पूरा हिंदी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने पद्य खंड अभी कवर किए हैं, अब हम गद्य खंड करना शुरू कर रहे हैं और आप बिल्कुल वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। ये चैप्टर आपको एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम धीरे धीरे सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपका कोई भी सजेशन है मेरे वीडियो को लेकर, आप चाहते हैं कि कुछ और मैं आपको सिखाऊं या किसी और टॉपिक पे आप समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप कमेंट में मुझे कीजिए ताकि मैं अलग से उस पर कॉन्टेंट बनाकर आपको मेरे अनुभव के अनुसार आपको शिक्षा दे सकूं, बता सकूं, गाइड कर सकूं। तो बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हम गद्य खंड के बड़े भाई साहब, इसकी कहानी। सबसे पहले हम कहानी की तरफ थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये कहानी क्या कहती है। ये कहानी दो भाइयों की है, बड़े भाई और छोटे भाई। दो भाइयों की एक कहानी है और इनके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो खुद तो छोटे हैं, इसमें एक बड़े भाई साहब हैं जो कि खुद तो छोटे हैं, लेकिन उनसे छोटा एक भाई और भी है और उनके प्रति उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो ये समझते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए आइडल हूँ, कि मैं अगर कुछ भी करता हूँ, मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूँ, अनुशासन में रहता हूँ, तो मुझे देखकर मेरे छोटे भाई के लिए भी उदाहरण सेट होगा और वो भी उसको फॉलो करेगा और अच्छा बनेगा। तो मैं अपने छोटे भाई को अच्छा बनाने के लिए वो अनुशासन को अच्छे से अपने जीवन में उतारते हैं और जिम्मेदारी समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं अपने छोटे भाई को गाइड करना। तो क्या होता है कि बड़े भाई तो हमेशा उपदेश देते रहते हैं छोटे भाई को, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, पढ़ाई करो, खेल कूद कम करो, बहुत कुछ। लेकिन जो छोटे रहते हैं उनके मन में क्या चलता रहता है? उनके मन में ये चलता रहता है कि काश हम भी बड़े होते, हम भी उपदेश दे रहे होते। अरे उपदेश देना कौन सी बड़ी बात है, यूं ही बोलते रहते हैं। बड़े तो क्या, इनको कुछ भी अधिकार मिल गया कि हमें ये ऐसे बोलेंगे या हमें ये नसीहत देंगे, ऐसा छोटे सोचते हैं। लेकिन बड़े क्या है, बड़े कई बार ऐसे ऐसे खेलकूद करते हैं या कोई ऐसे खेलकूद में किसी एक कार्यक्रम में वो दूसरे बच्चों की तरह, क्रिकेट हो गया, पतंग उड़ाना हो गया, वो अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं। वो उतनी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, भाग नहीं ले पाते बाकी कार्यक्रम में। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस उस पर ध्यान देना है कि वो अच्छे से पढ़े और अच्छा नेक इंसान बने। ठीक है। कहानी में एक बड़े भाई साहब हैं जो अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं। कितने साल? 5 साल। अब छोटे भाई की आयु 9 साल की है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि बड़े भाई की आयु कितनी होगी? लगभग 14 वर्ष की।
बड़े भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो जो छोटे भाई हैं वो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो 9th में है और ये 5th में है। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को अपने बड़े होने का हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जो उनका भाई है वो खूब पढ़े लिखे, परंतु छोटे भाई का मन तो पढ़ाई में लगता नहीं, बहुत कम लगता है। वो खेल कूद में ज़्यादा अच्छा मन लगता है। मौका मिलता है तो वो हॉस्टल से बाहर निकल के और कंकरियाँ उछालते, कंकरियाँ मतलब वो कंचे खेलते थे ना बचपन में, कागज़ की तितलियाँ बनाकर, जैसे हवाई जहाज उड़ाते थे हम अपने टाइम पर, तो वो कंकड़ियाँ जो है खेलते रहते, कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाते रहते। और जब वापस वो रूम में आते, हॉस्टल में आते, तो अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते। रौद्र रूप का मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते। वो ये रूप उनका देखते और ये देखते साथ उनकी प्राण सूख जाते कि और ये अब मतलब भैया मुझे डांटेंगे, है ना। ओ सॉरी। उस उपदेश को जब वो देने लगते, तो उपदेश की कला में वो तो बहुत निपुण थे। वो गुस्से में लाल और कहाँ गए थे तुम, उसे कहाँ गए थे तुम। तो छोटा भाई बिल्कुल डर जाता, सहम जाता। फिर वो डर दिखाते कि देखो अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम अच्छे से पास नहीं होगे, अव्वल दर्जे से नहीं आओगे, और फिर ये भी अगर तुम ज़्यादा खेलोगे, पूरा टाइम समय इसमें दोगे, तो फिर पढ़ाई कब करोगे। वो उपदेश देने में तो बहुत माहिर थे, बहुत ही निपुण थे। और ये सब सुनकर छोटा भाई जो है निराश हो जाता। और वो फिर से क्या होता कि आशावान होकर सोचता यार अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। तो वो अलग अलग तरीके से टाइम टेबल बनाने लगता कि हाँ मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा तो मैं ऐसे अच्छे से कर पाऊँगा। तो टाइम टेबल बनाता, लेकिन वो उस टाइम टेबल में खेल को तिरस्कार नहीं कर पाता, उसको फॉलो भी नहीं कर पाता। और फिर से वही, मतलब जो टाइम टेबल वो बनाता, उस टाइम टेबल में उसने अपने खेल को तो कहीं पे भी जगह नहीं दी। जब भी उसने खेल का नहीं टाइम टेबल बनाया, खेल का समय जो है उस टाइम टेबल में नहीं बनाया, इसकी वजह से उसकी रुचि उस टाइम टेबल में नहीं रही, इसलिए वो उसे फॉलो नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ, फिर वही उसका खेल चालू हो गया, फिर से वो खेल खेलने लगे। अब बड़े भाई साहब का स्वभाव इतना अध्ययनशील होने के बाद भी वो फेल हो जाते थे। वो दिन रात पढ़ते रहते थे, वो खेल नहीं खेलते, वो कुछ नहीं करते, पतंगबाजी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते थे। और छोटे भाई साहब जो हैं वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते। अब वह प्रथम दर्जे में पास हो जाते। उसे मतलब उन्हें उस बात में अभिमान हो जाता, अभिमान हो गया भाई, अब तो प्राउड हो गया कि यार हम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, हमें अब फ्रीडम मिल गई है। और क्या किया, वापस खेलकूद में अपना शरीक हो गए। एक दिन गुल्ली डंडा खेलकर, पूरे दिन गुल्ली डंडा खेले, थके मारे सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद वो अपने हॉस्टल में पहुँचे तो भाई साहब छोटे भाई पर टूट पड़े और कहते हैं प्रथम दर्जे से आने पे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पहले स्थान पे आ गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आदमी कुछ भी कुकर्म कर ले लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं टिकता, और केवल इम्तिहान में पास हो जाने से कोई घमंड नहीं करना चाहिए हमें। असल जिंदगी, असल चीज़ तो है बुद्धि का विकास होना। जो कुछ भी पढ़ा हो, कुछ पढ़ा हो, उसका अभिप्राय समझना बहुत ज़रूरी है। वह छोटे भाई कौन है, लेखक हैं। वो कहते हैं कि मेरे फेल होने का डर जो है मुझे दिखाते थे बड़े भाई, मतलब वो उन्हें डर दिखाते कि अरे तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो अव्वल दर्जे पर नहीं आ पाओगे, मेरे दर्जे में आओगे पढ़ाई करने का दांतों पसीना आ जाएगा। वो ये भी कहते कि अरे भाई ठीक है मैं पास नहीं हो पाया, मैं असफल हो गया तो क्या हुआ, लेकिन जब तुम मेरे दर्जे पे आओ, मतलब मेरी क्लास पे आओगे, तब तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा।
मैं लाख फेल हो गया हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई मैं कितना भी फेल हो गया हूँ लेकिन हूँ तो तुमसे बड़ा, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो मैं कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी छोटे भाई की पुस्तकों में अरुचि रही और वो खेलकूद में लगा रहा। अगले वर्ष क्या हुआ, फिर से फाइनल एग्ज़ाम आए, सालाना एग्ज़ाम हुए और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और छोटे भाई साहब फिर से पास हो गए। अब बड़ा भाई और छोटे भाई कक्षाओं में एक ही रह गया, बस एक क्लास ही रह गया। अभी बड़े भाई तिरस्कार से इतने भयभीत हो गए कि वो कुटिल भावना अंदर उनके भर गई। दोनों एक ही दर्जे में ना आ जाए ऐसा उनको डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो हम सेम क्लास में आ जाएं, ये फेल होते रहें और वो पास होते रहें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुझे उसके अपने छोटे भाई के हित के लिए सोचना चाहिए। उनको फिर भी डांटते थे। शायद उनके उपदेशों का असर भी अच्छे नंबरों, वो ये सोचते थे कि भाई मैं इतना डांटता रहता हूँ, उपदेश देता रहता हूँ, शायद हो सकता है कि मेरा इतना बोलने की वजह से ही इसके नंबर इतने अच्छे आ रहे हों। अब कुटिल भावना को बलपूर्वक निकाल फेंका और फिर भी वो अपने ऊपर अहंकार हो जाता है, कुटिल भावना होती है तब। तो बड़े भाई की अनुचित, वो क्या करते कि जो सॉफ्ट नेचर हो गया उनका कि हाँ यार बड़े भाई जो हैं वो तो मतलब बिल्कुल अहंकार नहीं करते, उनके स्वभाव का अनुचित लाभ उठाते हुए वो क्या करते कि पढ़ाई में कम ध्यान लगाते और फ्रीडम पाकर यानी स्वच्छंदता से वापस उन्होंने पतंग उड़ाना चालू कर दिया, समय बिताना चालू कर दिया। एक दिन बड़े भाई साहब ने उसे उसने लड़कों के साथ देखा और बहुत गुस्से में बोले कि इन लड़कों के साथ तुम ऐसे कनकौवे उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, इसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो। ऐसे तर्कों से उसे अलग अलग तर्कों से समझाते रहे और वह कहते कि अपने मन से अहंकार को पूरी तरह निकाल दो। लेखक तो इस पूरे चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पूरे चैप्टर में एक ये भी भाग है, आप पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था कि 9वीं क्लास में यानी 9th स्टैंडर्ड में इनके बड़े भाई थे और ये 5th स्टैंडर्ड में थे। तो ये पास होते होते जिस केवल एक क्लास पीछे रह गए थे। तब तक लेखक जो हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने सोचा कि अब तो ये एक ही क्लास पीछे रह गया है, इसे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है और मैं भी बहुत ज़्यादा उपदेश देने लगा हूँ, तो मुझे अपना ये कुटिलता और जो भी है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर बना लेना चाहिए, ये छोड़कर। पर ये भी सोचते थे कि भाई मैं इतना डांटता हूँ, इसी का असर है, शायद ये इतने अच्छे से नंबर से पास हुआ। लेकिन अपने भाई को अच्छा इंसान बनाने के लिए मुझे डांटना और उपदेश देना बहुत ज़रूरी है। तो वो डांट रहे थे और अपने भाई से कहते हैं कि अरे मैं भले ही फेल हो गया हूँ लेकिन हूँ तो तेरा भाई, भाई ही रहूँगा और मुझे तुझसे ज़्यादा अनुभव है। हाँ, पतंग उड़ाने के लिए मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि उनका खुद का भी मन करता था कि वो पतंग उड़ाएं, क्रिकेट खेलें, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो बड़े हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, अपना कर्तव्यों का बोध है कि हाँ मैं अपने छोटे भाई को क्या सिखाऊंगा अगर मैं खुद ये करूँगा, इसलिए वो ये नहीं कर पाते थे। इतने में क्या हुआ कि अचानक से एक पतंग जो है हॉस्टल के ऊपर से निकली और उसकी डोर जो है वो लटक रही थी। और तो बड़े भाई साहब ने फटाक से उस डोर को पकड़ लिया और उस पतंग को लेकर वो हॉस्टल की तरफ दौड़े और पीछे पीछे उनके छोटे भाई भी चल दिए। तो इस प्रकार ये कहानी का जो है, ये कहानी यहीं पूरी होती है। ये दो भाइयों के प्रेम की कहानी है, उनकी जिम्मेदारी की कहानी है। और अब हम इसके जो सारांश है इसका संक्षिप्त में उस पर प्रकाश डालेंगे कि लेखक क्या है। लेखक का
जो पात्र हैं इसमें उनका क्या विशेषता है, उनका परिचय क्या है। तो जो लेखक हैं वो बहुत ही तेज बुद्धि के थे, पढ़ने में कम थे लेकिन खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। दिन भर खेलना और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट खाना, परंतु वह खेल के मोह में त्याग नहीं पाते थे खेल को कभी भी। जिस कारण क्या हुआ, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन बड़े भाई जो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छाओं को दबाया। स्वभाव से वे बहुत अध्ययनशील थे, वो दिन रात किताब खोलकर पढ़ते रहते थे। न पढ़ने वाले छोटे भाई को डांट डांट कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी हानियां बताते थे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, कक्षा में फेल हो जाओगे, भय दिखाते थे। लेखक प्रेमचंद्र ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में ये भी बताया है कि उनकी मतलब उनकी जो उम्र में 5 साल बड़े थे। मतलब लेखक ने अपनी कविता में बताया कि भाई मेरे जो बड़े भाई हैं वो 5 साल ही बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा ही आगे थे। लेखक ने स्पष्टीकरण देते हुए ये भी कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का कम 2-3 साल करते, यानी कि उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। उन्होंने बताया कक्षा नहीं पास कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल की थी और उनके भाई की 14 साल की थी। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, ऐसा वो समझते थे। अब बड़े भाई स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील थे और हमेशा किताब खोले रहते थे। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर मतलब जो किताबों में हाशियों का चित्र, जो भी किताबों में चित्र बना रहता था, जो भी किताबों में चित्र बनाया करते थे वो बुक्स पढ़ते रहते थे, हमेशा किताबें खुली रहती थी। एक चीज़ को बार बार लिखते थे, कोई भी चीज़ लिखते थे वो बार बार लिखते थे। दूसरी तरफ लेखक का मन जो है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो क्या करते थे, हॉस्टल से बाहर निकल जाते थे और मैदान में खेलने लगते थे। और खेलकूद पर जब वो वापस आते थे खेलकूद करके, तो उनके जो बड़े भाई हैं उनका रौद्र रूप के दर्शन होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। और उनके भाई जो हैं वो लेखक को डांटते हुए कहते थे कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए रात दिन आँख फोड़नी पड़ती है, खून चलाना पड़ता है। तो इसी के साथ इस अध्याय का सारांश जो है वो मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में इसकी कहानी भी आपको बता दी। और मुझे आशा है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न जो है, कुछ ग्रामर है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। आप इस वीडियो में आखिरी तक बनी रहें और प्रैक्टिस कीजिए। पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में जो व्याकरण का भाग है वो हम सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अभी मैं अलग से वीडियो निकाल दूंगी, जिसमें पूरी ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बड़ी भाई साहब कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई का वर्णन कैसे किया है? लेखक ने अपने बड़े भाई को अत्यंत अनुशासन प्रिय, परिश्रमी और अध्ययनशील व्यक्ति के रूप में चित्रण किया है, जो अपने छोटे भाई को सदैव पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाते हैं। लेखक ने अपने बड़े भाई को अत्यंत अनुशासन प्रिय, मतलब कि बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले थे वो, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत, उन्हें अनुशासन बहुत प्रिय है और बहुत परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, अध्ययनशील हैं। अध्ययनशील, वो हमेशा पढ़ाई को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा चित्रण उन्होंने किया है, जो अपने छोटे भाई को सदैव पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब की
पढ़ाई के प्रति गंभीरता का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? बड़े भाई साहब की पढ़ाई के प्रति गंभीरता ने लेखक को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया, उनको इंस्पायर किया, लेकिन साथ ही उन्हें ये महसूस भी करवाया कि केवल रटने से कुछ नहीं होता, रटने से ज़्यादा अधिक आपको उसे समझना महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे, कहानी में बड़े भाई साहब की कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हास्य उत्पन्न करती हैं, जिससे हंसी आती है? तो बड़े भाई साहब का अत्यंत अनुशासन, छोटी छोटी बातों पर उपदेश देना, जैसा कि हमने कहानी में देखा था, सुना था, और स्वयं परीक्षा में असफल हो जाना, उसके बावजूद छोटे भाई को डांटते रहना, ये बहुत ही हास्य उत्पन्न करते हैं। ये बातें हास्य उत्पन्न करती हैं। इन बातों को सुनकर, देखकर, समझकर, पढ़कर हंसी आती। क्या क्या बातें हुई कि बड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि भाई बड़ा भाई मैं हूँ तो मुझ पे जिम्मेदारी है मेरे छोटे भाई की, कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं अपने छोटे भाई के लिए आइडल हूँ। तो इसीलिए वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, अनुशासन में रहते थे, बहुत अत्यधिक, और छोटी छोटी बातों पे उपदेश देते रहते। देखो मैं बड़ा भाई हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अनुभव रखता हूँ, तुम छोटे हो तो मैं ये नहीं करना चाहिए। और इतनी नसीहत देने के बावजूद वो खुद परीक्षा में असफल हो जाते थे, और असफल होने के बाद भी वो अपने छोटे भाई को डांटना नहीं भूलते थे। तो ये बहुत ही हास्यप्रद है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बड़े भाई साहब की तुलना किससे की है? लेखक ने अपने बड़े भाई साहब की तुलना एक पुराने ज़माने के शिक्षक से की। अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था। शिक्षक से की है जो कि बहुत ही कठोर अनुशासन में विश्वास रखते हैं। तो लेखक ने अपने बड़े भाई की जो तुलना है वो ऐसे व्यक्ति से की, किससे की? पुराने शिक्षक से, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं कि हमें जीवन के हर पहलू में नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में है, बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी में ये कहानी ये संदेश देती है कि जीवन में अनुभव और समझ का महत्व पुस्तकीय ज्ञान से कई अधिक होता है। केवल रटने के बजाय हमें विषय की गहरी समझ होनी बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। शॉर्ट आंसर्स। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हुए क्या सोचा? फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने अधिक से अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर लिया कि भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा। टाइम टेबल बनाया उन्होंने, लेकिन जिसमें खेलकूद के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। जब खेलकूद में सबसे ज़्यादा रुचि थी उन्हें, और खेलकूद के लिए उन्होंने कोई भी टाइम नहीं छोड़ा। ठीक है। तो टाइम टेबल बना लिया और ज़रा भी सोचा नहीं, और खेलकूद का ज़रा भी समय नहीं रखा, और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना तो दूसरी बात है। ये टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा रुचि खेलकूद में थी और उन्होंने खेलकूद को ही समय नहीं दिया, इसलिए उनका इंटरेस्ट टाइम टेबल में नहीं रहा, इसलिए टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर थका हुआ जैसे ही पहुंचा कमरे में, तो बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से से उसे खूब लताड़ा, उसे घमंडी कहा
और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उन्होंने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया कि अरे तुक्के में तुम पास हो गए हो, इतना मत बनो, इतना अहंकार मत करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। और आगे की पढ़ाई का भय भी दिखाया कि अरे भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो ये मत सोचो कि बिना पढ़े हो गए, पढ़ने से ही होगा। और गुस्से में उन्होंने उसे घमंडी कहा, सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं करोगे, डर दिखाया, असफलता का भय दिखाया। और ये भी कहा कि भाई तुम तुक्के में पास हो गए हो, तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचा तो गुस्से में उन्होंने इन चीज़ों का डर दिखाया। क्या डर दिखाया? उनको पहले घमंडी कहा, फिर सर्वनाश होने का भय दिखाया और उनकी सफलता को भी एक तुक्का बताया कि भाई तुक्के में हो गए तुम, और आगे की पढ़ाई का भी भय दिखाया। बड़े बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ी? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते थे, यही कोशिश करते थे कि वे जो भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्यों का बोध था कि हाँ, मेरी क्या कर्तव्य है, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, और स्वयं अनुशासन कर कर ही मैं अपने छोटे भाई को अनुशासित रख पाऊंगा। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने मन की सारी इच्छाएं दबा दी। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को दिन रात पढ़ने और खेलकूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। और इसका सबसे बड़ा, और वे बड़ा होने के कारण उससे ये राह पर चलना और अपना कर्तव्य समझते थे। वो ये फॉलो करते थे कि दिन रात पढ़ाई करना चाहिए और खेलकूद में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, और यही सलाह देते थे। और क्यों देते थे? ताकि वो अपना ये कर्तव्य समझते थे कि मैं बड़ा हूँ और मुझे अपने छोटे भाई को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फायदा उठाया, जिसने उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में ये भावना बलवती हो गई कि पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में तो पास अवश्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया, यानी पतंगी उड़ाता रहता था दिन भर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? बताइए, इस पे विचार प्रकट कीजिए आप अपने। मेरे विचार से ये सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार भाई को नहीं मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण की ही नहीं है, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव गहरा पड़ता था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल की प्रवृत्ति था, मतलब खेलता कूदता रहता था, लेकिन बड़े भाई हमेशा डांट फटकार की भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटे भाई कक्षा में अव्वल आते थे, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई।
आपको इस उत्तर को समझकर अपनी ही भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है। क्योंकि उसका अधिकतर समय जो है छोटा भाई खेलता रहता था, लेकिन जब बड़े भाई की डांट फटकार मिलती थी तो उसे ये प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है। और प्रथम आने में उसे सहायता भी मिली है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बड़े भाई के अनुशासन उनके डांट फटकार को एक अच्छी बात समझते हैं कि इससे उन्हें प्रेरणा मिली और इसी से वो अव्वल आ पाए। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है और क्या आप उससे उनके विचारों से सहमत हैं? एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर दिया। रौद्र रूप का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। रौद्र रूप धारण कर लिया और पूछा, कहाँ थे बताओ, कहाँ थे? लेखक को मौन देखकर उन्होंने लताड़ते हुए घमंड पैदा होने तथा आगामी परीक्षा में फेल होने का भय दिखाया। लताड़ दिया मतलब जब वो गुस्सा हो गए तो उन्होंने गुस्से से पूछा, कहाँ थे? और जब देखा कि छोटे भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसे लताड़ते हुए क्या बोला, अरे तुम्हें घमंड हो गया है, तुम परीक्षा में इतने अच्छे नंबर से जो अव्वल आ गए हो तो फिर तुम्हें घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, और अगर इसी तरीके से करोगे तो परीक्षा में फेल भी हो सकते हो। इसका भय दिखाया उन्हें। ठीक है, तो आप इनके विचारों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास नहीं की जाती। केवल पढ़ पढ़कर ही आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते। अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। अगर ये पुस्तक का ज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं इसे आप अपने एक्सपीरियंस अनुभव में नहीं उतारेंगे तो आप अगली कक्षा में नहीं पहुंच सकते। उसके बिना ये अधूरा है। दुनिया को देखने और परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। दुनिया को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, और हमारे बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं उनके जीवन के अनुभव ज्ञान को भी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हर ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में समस्या का समाधान करने से सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जा सकता है। जीवन को समझने की समझ आती है। तो बच्चों, लेखक ने यही इस उत्तर में समझाया है कि हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने पुस्तकीय ज्ञान को अपने अनुभव में उतारें। इसके बिना पुस्तकीय ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। दुनिया को देखें, उसे समझें, उसे परखें, अपने बुजुर्गों के जीवन के जो अनुभव है उस ज्ञान को भी प्राप्त करें, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो यही ज्ञान हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से जीवन को परखा जा सकता है और संवारा जा सकता है। जीवन को समझने की समझ इसी से आती है।
छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेलकूद में समय न गंवाकर पढ़ने की सलाह देते थे, अभिमान न करने की सीख देते थे। वे अपनी बात मानने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण ऐसा करना उनका कर्तव्य समझते थे। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा कैसे आ गई कि बड़े भाई बहुत ईमानदारी से केवल अपने छोटे भाई का भला ही चाह रहे थे कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, अपने जीवन में तरक्की करे, सफल हो, उसे हर चीज़ में समझ हो, क्योंकि वो खुद को आइडल मानते थे कि मैं जैसा करूँगा मेरा छोटा भाई वैसा ही सीखेगा। कारण कितने हैं? कारण ये है कि भाई वो नसीहत बार बार देते रहते थे कि खेलकूद में समय मत खराब करो, पढ़ाई करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। यदि आपको कोई सफलता मिल गई है, ज़्यादा मिल गई है, आपको उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी बात मानने की सलाह देते कि देखो मेरी बात मानो। बड़ा होने के कारण उनका ये कर्तव्य समझते थे, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा छोटे भाई को और बढ़ गई। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी? जो बड़े भाई थे उनकी विशेषताएं थी कि बड़ा भाई बहुत ही परिश्रमी था। वो दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट, मंच आदि कोई रुचि नहीं रह गई थी उनकी। दिन रात पढ़ाई करते थे। वे बार बार फेल होने के बावजूद भी पढ़ाई में लीन रहते थे, पढ़ते ही रहते थे वो। बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसीलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश देते रहते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण कहा है। ऐसा उन्होंने माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान को रट्टा मारने का नाम है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन के अनुभव से ही आती हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है, जीवन को सही मार्गदर्शन होता है। इसके विपरीत अनुभव से जीवन, अगर हमें अनुभव नहीं होगा जीवन जीने का, तो आप जीवन को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित नहीं होती। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पार किया जा सकता है। घर का खर्च चलाना हो या घर के प्रबंध करना हो या बीमारी का संकट ही क्यों ना हो, वही उम्र, वही अनुभव इनमें व्यक्ति की मदद करते हैं। बताइए, पाठ में किन अंशों से पता चलता है कि छोटे भाई अपने भाई साहब का आदर करते हैं? भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। भाई साहब के भीतर एक बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। किस वाक्य से पता चलता है कि वो अपने बड़े भाई का आदर करते हैं? छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांट डपटने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेशों को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी और सतर्कता से उनकी बात का पालन करें। कौन सा वाक्य हुआ? पहला, छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करते थे। किन अंशों से पता चलता है? इन्हीं अंशों से पता चलता है
क्योंकि उसे वो डांटने डपटने का पूरा अधिकार समझते थे, क्योंकि वो बड़े थे। शालीनता, सभ्यता इसी में थी। वे उनके आदेशों का कानून की तरह पालन करते थे, पूरी सावधानी और सतर्कता से। भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं, अपितु दुनिया के अनुभव से आता है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार से मेरी देखरेख नहीं कर सकते। यदि दादा हो तो वे स्थिति को संभाल लेंगे। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, और उनके पास अनेक डिग्रियां हैं। उनके घर का इंतज़ाम उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव था। वो कहते थे कि किताबी भाषा, किताबी ज्ञान से ज़्यादा आपको जिंदगी का अनुभव महत्व रखता है। भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि तुमको पतंग उड़ाने की मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम पतंग नहीं उड़ा सकते हो, तुम पतंग उड़ाओ। सच तो ये है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी बहुत इच्छा होती है। बड़े भाई साहब ने बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को वो दबा जाते थे। एक दिन भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी और भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया, फायदा उठा के उस पतंग की डोर को अपने हाथ में पकड़ लिया। पकड़कर हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी और पीछे पीछे छोटा भाई भी दौड़ पड़ा। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को यह समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात है। तुम पढ़ाई में, परीक्षा में पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि तुमसे बड़ा हूँ मैं और मुझसे तुम छोटे। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ या थप्पड़ मार भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का हक है मुझे। तो यहीं पर आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हुए हैं। अब आशय स्पष्ट समझते हैं हम। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास होना। ये पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान यानी एग्ज़ाम रटकर भी पास हो जाते हैं लोग। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास कभी नहीं हो सकता। वर्तमान ज्ञान तो बुद्धि का विकास, जिससे कि व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सके। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, फटकार घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। मतलब लेखक खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन बातों के लिए उसे खूब डांटते थे। उसे घुड़कियाँ उसे जो है बहुत ज़्यादा तिरस्कार करते थे, लताड़ते थे, परंतु फिर भी वे खेलकूद को नहीं छोड़ते थे। वे खेलों पर जान छिड़कते थे। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है,
उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सुनकर सहन कर कर भी खेल कूद के प्रति अपना आकर्षण उनका बंधा रहता था। इस पंक्ति के माध्यम से, इस पद के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि जिस प्रकार लेखक खेल कूद सैर सपाटे मटर गश्ती उनको बहुत प्रिय थी, उसी प्रकार उनके बड़े भाई इन सब बातों से उन्हें खूब डांटते थे, तिरस्कार करते थे, भय दिखाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खेलकूद को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनका जो मोह है उसमें फंसकर मनुष्य अधिकतर संकटों में घिर जाता है। उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहन कर कर भी अपना खेलकूद के प्रति आकर्षण कम नहीं कर सके। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, बताइए। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे मजबूत होगा। इस पंक्ति से आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसकी नींव को गहरा और ठोस होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता। हमारे जीवन की नींव मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद राति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रहे हो। लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था और उसकी आंखें आकाश में लड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी। मतलब लेखक जो है पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता और दौड़ा जा रहा था और आंखें उसकी कहाँ थी? आकाश में उड़ने वाली पतंग पे थी, अर्थात उसी पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी और वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी और लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लगी कि मानो कोई आत्मा हो और जो स्वर्ग से तो उसे स्वर्ग मिल गया हो, मिलकर आई हो, स्वर्ग से मिलकर आई हो, बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द कुछ हम समझ लेते हैं, जैसे नसीहत, रोष, आज़ादी, राजा, ताज्जुब। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। जो शब्द दिया गया है उसी का अर्थ वाले शब्द आपको बताना है और ये जो शब्द लिखे इनके दो दो पर्यायवाची बताना है आपको। जैसे नसीहत, नसीहत का क्या मीनिंग होता है? जैसे शिक्षा, सीख, उपदेश, सबक। रोष, रोष का मतलब होता है, रोष का समानार्थी शब्द होगा क्रोध, गुस्सा, क्षोभ। आज़ादी, आज़ादी का पर्यायवाची शब्द होगा स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। सबका मीनिंग सेम है लेकिन शब्द अलग है। सेम मीनिंग वाले वर्ड, समान अर्थ वाले शब्द, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वाधीनता, मुक्ति। राजा जैसे नृप, महीम, नरेश, प्रजापाल। और ताज्जुब का मतलब आश्चर्य, विस्मय, हैरानी। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। सिर पर नंगी तलवार लटकना। परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है
और छात्रों के सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। ये वाक्यों में प्रयोग। आड़े हाथ लेना यानी पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और पर्यावरण प्रदूषित बढ़ने के कारण जनता ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। ठीक है। अंधे के हाथ में हाथ बटेर लगना मतलब बिना मेहनत किए लॉटरी जीतना। अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। लोहे के चने चबाना यानी सरकारी नौकरी पाना और आज के समय में लोहे के चने चबाने के समान है। दांतों पसीना आना यानी कि पहाड़ चढ़ते समय कभी पर्यटकों को दांतों पसीना आ जाना, मतलब कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते उनके दांतों पसीना आ गया। एरा गेरा नत्थु गेरा यानी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये मतलब एरा गेरा नत्थु गेरा यानी कोई भी, मतलब मैंने जो करके दिखाया एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं कर सकता। ये जितने भी वाक्य हैं इन वाक्यों को प्रयोग करना है आपको। एक वाक्य एक सेंटेंस पूरा बनाना है, वाक्य बनाना है जिसमें ये मुहावरा आना चाहिए और इसका मीनिंग भी समझना चाहिए। हम ग्रामर के पूरे पोर्शन को एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जो पूरे हिंदी के गद्य पद्य और जो भी हिंदी में आने वाली व्याकरण है शुरू से आखिरी तक हम ज़रूर एक कंटेंट बनाएंगे उसमें और कवर करेंगे अच्छे से बच्चों। तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही है। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से, आपको मज़ा आया होगा, आपने समझा होगा और बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट चैप्टर है गद्य खंड का। तो अभी इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।